गुड मॉर्निंग टू ऑल। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु संचालित ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित कुमार मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वह विषय कुछ संस्थाओं और कुछ अधिकारों को अलग अलग कैटेगराइज करके उनके बीच में अंतर को स्पष्ट करेगा। इसका रीज़न ये है कि हम कई संस्थाओं के बारे में नाम सुनते हैं परंतु उनका स्पष्ट अंतर नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के अधिकारों का नाम सुनते हैं परंतु उनमें स्पष्ट अधिकारों का अंतर नहीं कर पाते और हम उनको एक समरूप रूप में ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है एक तो विषय की बुनियादी समझ के लिए, और साथ ही जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको अटकाया जा सकता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों में स्पष्टता आपके अध्ययन के विषय की व्यापकता को भी बढ़ाती है, समझ को बढ़ाती है, साथ ही आपके इंटरव्यू की तैयारी में भी सहायक होती है। उससे पहले थॉमस एडिसन की जो लाइंस लिखी हुई है, ये लाइंस आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। इसको मैं पुनः एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। आपको पता है थॉमस एडिसन अपने आविष्कार में बार बार फेल हो रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, अंत में उनको सफलता प्राप्त हुई। देखिए, जीवन में हार और जीत सुनिश्चित है। जीत के बाद भी हार होती है। अगर किसी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको वो मिल भी गया है, तो उसके बाद भी उसका संघर्ष चलता रहता है। ऐसा नहीं होता जीत एक परमानेंट सत्य के रूप में आती है, वो भी एक तात्कालिक रूप में होती है, उसके बाद फिर चुनौतियाँ उसके जीवन में आती है, प्रकार अलग हो जाता है। और एक जो हार चुका है उसके सामने भी चुनौती है, जिस रूप में मौजूद है उससे और भयंकर रूप में भी आ सकती है। दोनों स्थितियों में क्या होता है कि ये दोनों, चाहे हार हो चाहे जीत हो, यह एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक घटना के रूप में हमारे सामने आती है। कई बार आप मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाते, और कई बार मेहनत नहीं करते और सफल नहीं होते, तो उसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। परंतु मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते, तो कई बार होता है कि ये आपका समय नहीं है। उस समय आप हार जीत ना देखकर केवल ये देखें कि आपका हौसला टूटा या नहीं टूटा, या हौसला टूटा है तो कितना जल्दी आपने पुनः उसमें अपनी रेंज को पकड़ लिया है। इसका रीज़न क्या है? हमारे हाथ में ये कई चीज़ें नहीं होती। हार जीत का कई पहलू हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु एक पहलू हमारे हाथ में होता है कि हम हार न मानें। अगर हार मानते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और ये हमारी हार को और दोगुना करता जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाता जाएगा। जब भी आपको कोई भी मुसीबत आए या कोई भी आपको हार मिले, तो उसके बाद हमेशा ये कोशिश कीजिए कि मैं इससे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए एक कदम और आगे बढ़ाऊँगा, एक कदम और आगे बढ़ाऊँगा, एक कदम और आगे जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। हमेशा सकारात्मक रहिए, क्योंकि सकारात्मक सोचने से ही कई चीज़ों का अपने आप समाधान हो जाता है, और नकारात्मक सोचने से कई चीज़ें जो बन रही होती है वो भी बिगड़ जाती है। तो जीवन में हमेशा अपने आप को एक और मौका दीजिए, हर मुद्दे पर, चाहे अध्ययन हो चाहे जीवन की और कोई समस्या हो, सब में ये सोचिए कि आने वाला समय और बेहतर होगा, बस मुझे एक और मौका देना है, खुद को भी और समय को भी। ठीक है, इसलिए हार कभी नहीं मानना। तो आइए हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। पहले हम संस्थाओं के अंतर के बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मुख्यतः संस्थाओं के बारे में बात की है: संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक के मैंने 2 प्रकारों के रूप में बात की है। देखिए, संवैधानिक तो आपको पता होता है, परंतु असंवैधानिक और गैर संवैधानिक शब्दों को कई बार सिमिलर वर्ड के रूप में यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप इसका एक एक अर्थ देखेंगे अपन। संवैधानिक संस्थाएं कौन होती हैं? सबसे सिंपल, वे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है। ठीक है, कौन कौन सी है? निर्वाचन आयोग। आप जब संविधान हम आगे पढ़ेंगे, या जिसने पढ़ लिया है उसको पता होगा कि संविधान में 22 भाग है, जिसमें 15वां जो भाग है, ठीक है ना, भाग 15,
उसमें अनुच्छेद 24 जो पहला अनुच्छेद है भाग 15 का, उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 324 से 329 में पूरे निर्वाचन के बारे में है और 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन आ जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात करते हैं तो भाग जो 5 है, भाग 5 में अध्याय 5 है, मतलब उसमें चैप्टर्स बटे हुए हैं। तो उसमें जो 5वां चैप्टर है, 5वें चैप्टर में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बातें हैं। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में भाग 16 में वर्णन है, अनुच्छेद 338 में और 338 क में। ऐसी प्रकार वित्त आयोग है। तो इन सारी संस्थाओं का वर्णन संविधान में किया हुआ है विभिन्न भागों में। कोई भाग 15 में है, कोई भाग 14 में है, कोई भाग 16 में है, कोई भाग 5 में है। ठीक है, अलग अलग भागों में है। तो उन सब का वर्णन संविधान में है, इसलिए इनको संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। फिर असंवैधानिक संस्थाएं क्या हुई? असंवैधानिक संस्थाएं होती है जो संविधान की विरोधी होती हैं, जिनका उद्देश्य संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध हो। इसका मतलब समझिए, हमारा संविधान कुछ मूल्यों को लेकर चलता है। हमने प्रस्तावना में भी, हम जब प्रस्तावना देखते हैं तो अधिकतर मूल्यों का समावेश उसमें हो जाता है। कौन कौन से न्याय देने हैं, कौन कौन सी समानता देनी है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, कौन कौन सी स्वतंत्रता देनी है, इन सब का वर्णन शॉर्ट रूप में प्रस्तावना में है। तो अगर आप मूल्य देखना है तो आप प्रस्तावना देख रहे हैं तो उसमें भी अधिकतर मूल्य आपको मिल जाएंगे जो हमारे संविधान में है। अगर उन मूल्यों के खिलाफ कोई संस्था का निर्माण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे संविधान में समाजवाद शामिल कर लिया गया, पंथ निरपेक्षता शामिल कर गया, लोकतंत्रात्मक है, राष्ट्र की एकता अखंडता है, कोई ऐसी संस्था बनती है जो कि हमारे राष्ट्र को तोड़ने की बात करती है या राष्ट्र से अलग होने की बात करती है कि इस राष्ट्र को तोड़ के हम तो दूसरा राष्ट्र बनाने वाले हैं, ये है, तो ये मतलब राष्ट्र की अखंडता को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता का जब हमने अंतर बताया था, तो जब नागरिकों के बीच की एकता की बात करते हैं तो राष्ट्र की एकता होती है, और जब देश की भौगोलिक सीमा की एकता की बात करते हैं तो अखंडता होती है। अब यहाँ पे अखंडता को भंग कर रही है वो संस्था, क्योंकि वो तो अलग राष्ट्र बनाने वाली बात कर रही है, तो वो हमारे संविधान की विरोधी है। इसी प्रकार से कोई संस्था धर्म के आधार पर ऐसे बनाई गई है कि वो धार्मिक विद्वेष को बढ़ाने वाली है, तो वो भी संविधान विरोधी है, क्योंकि हमारा संविधान क्या बोलता है? पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैर संवैधानिक। देखिए, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक शब्दावलियों को हमेशा स्पष्ट है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है इसमें। गैर संवैधानिक कौन सी होती है? गैर संवैधानिक मतलब वो होती है जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन वह संविधान के आदर्शों, उनके मूल्यों की पालना करती है। जो संविधान के आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों की पालना करती है। ये दो प्रकार की हो सकती है। एक सांविधिक, सांविधिक जिसे हम वैधानिक भी बोलते हैं, ये वो संस्था होती है जिनका निर्माण संसद ने किया है। संसद ने कानून बनाकर, एक्ट बनाकर उनका निर्माण किया है ना। तो वो संस्थाएं होती है सांविधिक, मतलब उन संस्थाओं का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, परंतु संसद ने कानून बनाकर उनका निर्माण किया है। सूचना आयोग हुआ, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, तो इस प्रकार जितने भी आयोग बने हुए हैं बाद में, जिनका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, बाद में एक्ट के द्वारा बनाई गई है, वो सारी सांविधिक होती है। चाहे सतर्कता आयोग हुआ या मानवाधिकार आयोग हुआ। देखिए, सतर्कता आयोग का नाम हम इन संस्थाओं के बारे में आगे भी बात करेंगे। सतर्कता आयोग जो है ना, वो मूलतः ना तो सांविधिक था और न ही संवैधानिक था। स्टार्टिंग में क्या नहीं था? न तो सांविधिक था और न ही वैधानिक था। इसको बाद में दर्जा दिया गया था। हुआ क्या था? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम समिति बनाई थी, उसकी सिफारिश पर इसका गठन कर दिया गया 1964 में, परंतु इसको न तो सांवैधानिक संस्था का रूप दिया गया न संवैधानिक को। सितंबर 2003 में जाकर इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तब मतलब 2003 में जाकर इसको संसद ने एक एक्ट बनाकर सांविधिक दर्जा दिया गया। इसका मूल काम क्या होता है? इसका मूल काम है केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना। ठीक है,
इसी प्रकार से मानवाधिकार और एक चीज़ आप ध्यान रखना, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, ये अधिकतर सब है ना 90 के दशक में ही आए पूर्ण रूप में, ठीक है ना। कोई 1992 में आ रहा है, कोई 1993 में आ रहा है, तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपको याद ना रहे तो इस रूप में याद रख सकते हैं। इनके बारे में सब अपन क्या क्या कार्य हैं और इन सब के बारे में वर्णन बाद में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल महिला आयोग है, उसका काम क्या होता है कि महिला के जितने अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनके बारे में जागरूक करना, या महिला के विरुद्ध जो अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, उन मामलों की जाँच करना, इस प्रकार के विशेष प्रावधान है। और इसके साथ ही वो महिलाओं की स्थिति के बारे में अनुशंसा भी करता है। इसी प्रकार से जो अल्पसंख्यक आयोग है वो मुख्यतः धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं इसमें, अल्पसंख्यक आयोग में, इसके दायरे में, ठीक है ना। अल्पसंख्यक आयोग मुख्यतः धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्थिति को देखता है। वो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, उनके अधिकारों को जो उल्लंघन हुआ है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, उनके लिए विशेष प्रावधान बने हुए हैं, उनके काम का जो कि कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी जांच करता है, उसकी रिपोर्ट भेजता है। तो इस प्रकार से इनके मुख्यतः काम होते हैं सांविधिक संस्थाओं के। अब हम कहते हैं प्रशासनिक संस्थाएं। देखिए, सांविधिक संस्था का निर्माण किया है संसद ने कानून बनाकर। इसमें मे की जगह ने कर लेना आप, टाइपिंग एरर है थोड़ा। और प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उसका निर्माण मंत्री परिषद के द्वारा किया गया है, मतलब मंत्री परिषद के द्वारा किया है, ना कि संसद के द्वारा। तो ऐसा कौन सा है? जो पहले योजना आयोग था जिसको मंत्रिपरिषद ने ही उसका गठन कर दिया था, ठीक है ना। वो संसद में किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाता, ना उसका किसी संविधान में उल्लेख था, वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही बना दिया गया। इसका मतलब ये होता है मंत्रिपरिषद जब भी चाहे उसको भंग भी कर सकती है। फिर जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी है। तो नीति आयोग अब वर्तमान में उसका निर्माण भी प्रशासनिक संस्था के रूप में हुआ है, मंत्रिपरिषद के द्वारा हुआ है, ठीक है। ये हुआ अपने संस्थाओं में मुख्यतः अंतर। अब हम अधिकारों की बात करते हैं। देखिए, हम अगले जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो मौलिक अधिकारों बनाने वाले हैं, उसमें हम इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पे हम संक्षिप्त रूप में इनके अंतर के रूप में देखते हैं इसको। मौलिक अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु अनिवार्य हैं, ठीक है। अब भौतिक और नैतिक विकास का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, मतलब सब कुछ आ गया इसमें। तो हम कह सकते हैं वे अधिकार जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं, वो मौलिक अधिकार हैं। अब इतने महत्वपूर्ण है तो इनको विशेष संरक्षण भी दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। तो संविधान का जो मौलिक अधिकार हैं उनको विशेष संरक्षण भी दिया गया है। विशेष संरक्षण किस रूप में दिया गया है कि अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। होता क्या है, अभी अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, मौलिक अधिकार के अलावा बता रहा हूँ मैं, अगर कोई ऐसा विवाद आ जाता है या कोई भी इशू आ जाता है और कोर्ट में जाना होता है, तो पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर अपील के द्वारा हाई कोर्ट में, फिर ऊपर अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। परंतु मौलिक अधिकार में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। उसमें विभिन्न रिटों का प्रावधान है, तो उन रिटों के माध्यम से आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा संरक्षण क्या है? दूसरा संरक्षण यह है कि इसको ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी संसद साधारण बहुमत से पारित कर दे, नहीं। अगर इसमें संशोधन करना होगा तो सदैव विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। और इनका निलंबन, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन कि इनको रोका जाए, मतलब किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर कुछ टाइम के लिए निलंबन किया जाता है, तो वो केवल तभी किया जाएगा जब विशेष परिस्थिति हो, है ना। और विशेष परिस्थिति हमारे संविधान में क्या दी गई है? आपातकाल। आपातकाल में अलग अलग मौलिक अधिकारों के निलंबन के प्रावधान है। परंतु आप ध्यान रखें, आपातकाल एक विशेष परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति नहीं है। ऐसे नहीं है कि कभी भी आपातकाल लगा दो और कभी मौलिक अधिकार छीन लो। आपातकाल बहुत ही विशेष परिस्थिति में लाया जाता है ना। तो उस समय निलंबन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों का। तो विशेष संरक्षण क्या क्या हो गए कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें अगर कोई संशोधन करें तो विशेष बहुमत से ही होगा, और इनका निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। और निलंबन जब किया जाएगा तो उसमें भी विशेष संवैधानिक प्रक्रिया से होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार को उल्लेख कहाँ है? हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें भाग तीसरा जो है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। देखो, 12 से 35 में अब एक डिवीज़न हो जाता है कि 12 से 30 और 32 से 35,
क्योंकि जो अनुच्छेद 31 है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको संवैधानिक अधिकार के रूप में दे दिया गया है। अब मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार में क्या अंतर है? देखो मौलिक अधिकार भी संविधान के अंतर्गत ही है ना, परंतु मौलिक अधिकार किस में? भाग 3 में। भाग 3 के अलावा संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं ना वो सब संवैधानिक है। समझ गए आप? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और उसके भाग 3 के अलावा और भी भाग बचे, क्योंकि टोटल 22 भाग हैं, है ना। अब तो संशोधन करके 25 हो गए हैं, है ना, पर संख्या 22 है, बीच में 4A ऐसे कर करके टोटल मिला के 25 हो गए हैं। तो उन भाग 3 के अतिरिक्त संविधान में जहाँ पर भी और भी अधिकारों की बात की गई है वो सभी संवैधानिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, परंतु उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत शामिल कर लिया गया। अब भाग 3 से तो हट गया वो, तो इसका मतलब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो अब क्या बन गया? संवैधानिक अधिकार। इसी तरह जो भाग 13 है उसमें व्यापार करने के अधिकारों के बारे में वर्णन है, वयस्क मताधिकार हुआ इसके बारे में आगे वर्णन है ना। ये सारे संवैधानिक अधिकार हैं जो कि भाग 3 के बाहर के हैं परंतु संविधान में है। इनको वापस लेने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो संविधान का भाग है। अब हम आते हैं सांविधिक। हमने संस्थाओं में भी बात की थी सांविधिक की, उसमें क्या कहा था? जो संसद के द्वारा बनाए गए हों, संसद के द्वारा, एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा बनाए गए हों, जिसको हम वैधानिक भी बोलते हैं, सांविधिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अधिकारों में कौन कौन से बनाए गए? अब जैसे पेटेंट एक्ट बना दिया, कॉपीराइट का एक्ट बना दिया, मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, मनरेगा का एक्ट बना दिया, ठीक है ना। तो इन एक्ट के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे मनरेगा में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया हुआ है, पेटेंट में पेटेंट प्राप्त करने का अधिकार दिया हुआ है, कॉपीराइट में कॉपीराइट प्राप्त करने का अधिकार। तो पेटेंट में मुख्य मोटा मोटा अंतर क्या होता है? जब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन में आप किसी नई तकनीक की खोज करते हैं, ये नई तकनीक लाते हैं, तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जब आप मतलब कोई साहित्य लिख रहे हैं या कोई आर्टिस्ट का वर्क कर रहे हैं, उस समय आप किसी नई चीज़ की मतलब नई चीज़ का क्या कहते हैं वो करते हैं, नई चीज़ का आपका वो नया इन्वेंशन है। कहने मतलब ये है कि कोई आर्ट वर्क कर रहा है, उसका खुद का कोई नया इन्वेंशन है, ऐसे साहित्य में कोई नया इन्वेंशन किया है उसने, तो उसका जब आप कराने जाओगे तो कॉपीराइट करवाते हो, ठीक है। तो पेटेंट और कॉपीराइट में मुख्य मोटा मोटा ये अंतर होता है। तो इन विभिन्न एक्ट के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वह है सांविधिक अधिकार, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये संविधान में नहीं है, ये संसद ने एक्ट के द्वारा दिए हैं। अब एक्ट के द्वारा दिए हैं तो उन्हीं एक्ट को अगर हटा दिया जाता है तो वो अधिकार आपके आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मान लो मनरेगा का एक्ट ही हटा दिया गया तो मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने का जो अधिकार दे रखा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, इस तरीके से। अब आते हैं मानवाधिकार। देखिए मानवाधिकार की एक बात है, ये वह अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार के बारे में हम एक अलग पूरे अध्याय में वर्णन करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आएगा ये और इसमें भी आएगा, आईजीपी में भी आएगा, ठीक है। तो ये वो अधिकार होते हैं जो कि मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का, किसी भी व्यक्ति को गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है, भले ही किसी कानून या संविधान ने उस अधिकार को या उस गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है उसको संविधान में शामिल किया है या नहीं किया है, परंतु अगर मानव है तो उसको वो अधिकार है। तो इसका मतलब जितने भी दुनिया में सारे अधिकार है वो मानवाधिकार तो है ही हैं। अगर उन अधिकारों को संविधान में जगह दे दी जाती है तो वो संवैधानिक अधिकार बन जाते हैं। उन अधिकारों को किसी संसद के कानून के द्वारा शामिल किया जाता है तो वो सांविधिक अधिकार बन जाते हैं, मतलब लागू किया जाता है तो सांविधिक अधिकार बन जाते हैं। तो इस प्रकार उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं, परंतु स्टार्टिंग में वो सभी मानवाधिकार के रूप में ही रहते हैं। अब देखो मानवाधिकार मानव होते हैं के नाते मिल रहे हैं, परंतु उनको न तो संविधान का संरक्षण मिल रहा है न ही उनको किसी कानून का संरक्षण मिल रहा है, तो इसलिए वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय मतलब वो बाध्य नहीं कर सकते आप किसी को भी, मतलब
सरकार को या किसी को बाध्य नहीं कर सकते थे कि ये अधिकार तो मेरे को दो ही, है ना। अगर बाद में उनको जगह दे दी जाती है संविधान में या कानून के द्वारा तो आप बाद में मांग कर सकते हो। जैसे कुछ अधिकार हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी है ना, शुद्ध जल हवा प्राप्त करने का जो अधिकार है, LGBT वाला है, ये पहले मानवाधिकार थे, इनको संविधान में या किसी भी कानून में जगह नहीं दी गई थी। बाद में राइट टू प्राइवेसी को जगह दी गई, शुद्ध जल हवा को जगह दी गई, LGBT के अधिकारों को जगह दी गई, है ना। अब इनमें अधिकतर सब मूल अधिकारों के रूप में शामिल हो गए। और मूल अधिकार में भी अधिकतर अधिकारों को किस में शामिल किया जाता है बाद में संशोधन द्वारा? अनुच्छेद 21 में, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है, ठीक है ना, उसमें शामिल किया जाता है। जैसे शुद्ध जल हवा, ये सब अनुच्छेद 21 के तहत ही शामिल किए गए, ठीक है। तो ये चीज़ आप विशेषतः ध्यान रखना। मानव अधिकार और बाकी जो अधिकार हैं उनमें अंतर करने पर एक स्पष्ट चीज़ हो जाती है कि मतलब एक सर्किल वाला, अगर आप ये देखें कि सबसे बड़ा सर्किल किसका होगा तो मानव अधिकार का होगा, ठीक है। उसके बाद उस सर्किल में एक सर्किल होगा छोटा वाला, संवैधानिक अधिकार का भी होगा और एक सांविधिक अधिकार का भी होगा और एक मौलिक अधिकार का भी होगा। परंतु ये सब किस में आएंगे? मानव अधिकार में। मतलब दुनिया के जितने भी अधिकार हैं सब मानव अधिकार में आते हैं, अगर एक मानव को मानव होने के नाते जो मिलने चाहिए, ठीक है। उनको किस जगह स्थान दे दिया उस देश ने, तो उसके बाद उनका स्वरूप चेंज होता है, परंतु पहले वो उसी रूप में मौजूद रहते हैं। इन अधिकारों के बारे में अंतर हमने जान लिया, संस्थाओं के बारे में अंतर जान लिया। अगले जो वीडियोस बनाने वाले हैं हम मौलिक अधिकार के बारे में बनाने वाले हैं, जो हमने अभी बात की है उसके बारे में आगे भी चर्चा की जाएगी, है ना। तो डिटेल में हम उसके बारे में जानेंगे, उसके एक ही स्वरूप को जानेंगे। परंतु एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है PG का और UG का, उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल में नहीं है, एक विषय के एक टॉपिक सब टॉपिक के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो उसमें बहुत विस्तृत रूप में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है, परंतु हम उसको छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम शॉर्ट में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।